हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डी टेक रॉक। दोस्तों, हमने एक वीडियो में डिस्प्ले के बारे में बात की थी कि वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनमें क्या बदलाव हुए हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पर आज हम डिस्प्ले की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि डिस्प्ले किस तरह से काम करती है, मतलब कि इसकी टच किस तरह से काम करती है और इसके रेजोल्यूशन, प्रोटेक्शन, रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट और ब्राइटनेस से डिस्प्ले पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अरे वाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए। डिस्प्ले की टच किस तरह से काम करती है, इसको डिटेल में जानने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो टच स्क्रीन को बनाने का आइडिया सबसे पहले E.A. जॉनसन को आया। उन्होंने 1960 में अपने विचार दुनिया के सामने रखे, जिसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट भी किए और आखिरकार फ्रैंक बेक और बेंट स्टम्प ने सबसे पहले 1970 में टच स्क्रीन को डेवलप किया और इसको पहली बार 1973 में यूज किया गया था। क्या बात है। जानकारों का मानना है कि ये कैपेसिटिव टाइप की टच स्क्रीन थी, जिसे हम अभी के टाइम में अपने स्मार्टफोन में यूज करते हैं। इसके बाद 1971 में डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल हर्स्ट ने टच स्क्रीन का एक और डिजाइन डेवलप किया, जिसका नाम एलोग्राफ रखा गया था। एक बात तो कईयों को शायद पता भी नहीं होगी कि पहली रेसिस्टिव टच स्क्रीन को 1975 में हर्स्ट ने डेवलप तो कर लिया, पर उसे 1982 तक ना ही दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया गया और ना ही यूज किया गया, क्योंकि 1982 से पहले टच स्क्रीन को मानव द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अच्छा। पर इसमें बहुत सारे सुधारों के बाद निमिष मेहता ने 1982 में पहला ह्यूमन कंट्रोल्ड मल्टी टच डिवाइस डेवलप किया। इस डिवाइस में एक कैमरे के सामने एक फ्रॉस्टेड ग्लास का पैनल रखा गया, जिससे स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ब्लैक स्पॉट की पहचान करके एक्शन का पता लगाया गया। वाह। क्या आपको पता है कि टच स्क्रीन कितने टाइप्स के होते हैं? नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मेन टच स्क्रीन 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक है रेसिस्टिव टच स्क्रीन, दूसरी है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, तीसरी है इंफ्रारेड टच स्क्रीन, चौथी है सरफेस वेव टच स्क्रीन। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसिस्टिव टच स्क्रीन की। तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है जो कंडक्टिंग प्लास्टिक से बनाई जाती है, एक रिगिड लोअर लेयर होती है जो कंडक्टिंग कांच से बनाई जाती है, और इन दोनों के बीच में स्पेस रखा जाता है जिसमें कंडक्टिव मटेरियल होता है। यह रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब टच स्क्रीन को टच किया जाता है तो इसमें से वोल्टेज फ्लो होता है और जिस जगह टच किया जाता है वहां जाकर प्रोसेस करता है। इस टाइप के टच स्क्रीन की क्लियरिटी 77% होती है और ये धूल, पानी और मिट्टी जैसे भारी तत्वों से खराब नहीं होते हैं। कैपेसिटिव टच स्क्रीन के मुकाबले रेसिस्टिव टच स्क्रीन कम रिस्पॉन्सिव होती है। इसे कई बार स्टाइलस या पेन जैसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। ये तकनीक अब आमतौर पर स्मार्टफोन में यूज नहीं होती है। आजकल इस टाइप की टच स्क्रीन का यूज इलेक्ट्रिक सिग्नेचर के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है और ATM मशीन में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरी तरफ कैपेसिटिव टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंट कंडक्टर के साथ ग्लास लेयर दी गई होती है। जब इस स्क्रीन को टच किया जाता है तो स्क्रीन की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रुकावट आती है, जिसे फोन का प्रोसेसर डिटेक्ट करता है और फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्शन में परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर देता है। ये टच स्क्रीन मानव शरीर से उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी को महसूस करती है। जब हम उंगलियों से टच करते हैं तो शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी से ये काम करती है। अगर हम हाथ में दस्ताने पहनकर इस टच स्क्रीन को टच करें तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि दस्ताने विद्युत के कुचालक होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रेसिस्टिव टच स्क्रीन के कंपैरिजन में कैपेसिटिव टच स्क्रीन की क्लैरिटी ज्यादा होती है। ये हल्के टच से भी बहुत एक्यूरेसी से काम करते हैं। अरे वाह। तीसरी है इंफ्रारेड टच स्क्रीन। इस तरह की टच स्क्रीन में ग्रिड पैटर्न ऑफ LED और लाइट डिटेक्टर फोटो सेल का यूज किया जाता है। उन्हें स्क्रीन के ऑपोजिट साइड में अरेंज करके रखा जाता है। ये LED से इंफ्रारेड लाइट निकालती हैं, जो कि स्क्रीन के फ्रंट से आती हैं। अच्छा। आप कह सकते हैं कि ये एक इनविजिबल स्पाइडर्स वेब के जैसे मालूम होती हैं। अगर आप स्क्रीन को किसी जगह में टच करते हैं तब आप उन लाइट बीम्स के रास्ते में आते हैं या रुकावट डालते हैं। सही पकड़े हैं।
स्क्रीन के अंदर एक माइक्रोचिप लगी होती है जो ये कैलकुलेट करती है कि आपने उन बीम्स को कहां पर इंटरप्ट किया है और उस हिसाब से कंट्रोलर को प्रोसेसिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन भेज देती है। आप यहां उंगलियों के अलावा किसी दूसरी चीज से भी स्क्रीन को टच कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर बात करें सरफेस वेव टच स्क्रीन की, तो सरफेस वेव टेक्नोलॉजी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है जो कि टच स्क्रीन पैनल के ऊपर से पास करता है। जब आप पैनल को टच करते हैं तब एक छोटे पोर्शन की वेव्स को ये अब्सॉर्ब कर लेती है। यही बदलाव अल्ट्रासोनिक वेव्स में होने से ये उस टच किए गए प्लेस का पता कर लेती है और कंट्रोलर को प्रोसेसिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन भेजती है। ठीक है। सरफेस वेव टच स्क्रीन दूसरे टच स्क्रीन से ज्यादा एडवांस है, लेकिन ये बाहरी एलिमेंट से आसानी से डैमेज हो जाती है। वैसे तो कई अलग टाइप्स के टच स्क्रीन अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मैंने सबसे ज्यादा यूज में लाए जाने वाले टच स्क्रीन के बारे में बताया है। तो अभी आपने देखा कि टच स्क्रीन कितने टाइप्स की होती हैं, और अब मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से काम करती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वैसे तो आजकल लगभग सभी डिवाइस में टच स्क्रीन का यूज होने लगा है, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, एटीएम, टैबलेट, लैपटॉप और कार डिस्प्ले में। इसके साथ और भी डिवाइसेस हैं जिनमें टच स्क्रीन का यूज होने लगा है। टच स्क्रीन के काम करने का तरीका बेहद आसान होता है। टच स्क्रीन में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लेयर लगी होती है जो मेन स्क्रीन से जुड़ी होती है। इस पर जब आप टच करते हैं तो अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डिवाइस ये जान जाता है कि आपने किस चीज पर प्रेस किया है। इस करंट को काम करने के लिए आपके शरीर से उत्पन्न करंट की जरूरत होती है। अगर आप इस पर सिर्फ प्लास्टिक से या रबड़ से टच करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। टच स्क्रीन में मेन 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें टच सेंसर, कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर ड्राइवर होता है। बात तो सही है। टच सेंसर में इलेक्ट्रिक पावर होता है। जब स्क्रीन को टच किया जाता है तो इस इलेक्ट्रिक पावर में बदलाव होता है, जिससे ये पता लगता है कि टच किस जगह में किया गया है। और कंट्रोलर का काम टच सेंसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कंप्यूटर सिस्टम को समझाने के लिए ट्रांसलेट करना है। फिर सॉफ्टवेयर ड्राइवर की मदद से कंप्यूटर और स्क्रीन टच एक साथ काम करते हैं। ये कंट्रोलर द्वारा भेजे गए टच सिग्नल की जानकारी को ऑपरेटिंग सिस्टम तक भेजता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि डिस्प्ले कितने टाइप्स की होती है और इसकी टच किस तरह से काम करती है। लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के बारे में। बात तो सही है। आज के टाइम में डिस्प्ले की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, जिसके लिए उसे कई टाइप की तकनीक से कोटेड किया जाता है, जिससे फोन को गिरने पर किसी भी तरीके से होने वाले नुकसान या स्क्रैच से बचाया जा सके। इसके अलावा कुछ तकनीक फोन को गंदा होने से भी बचाती है। मार्केट में बहुत से ग्लास मिल जाएंगे जो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रोटेक्ट ग्लास के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही हार्ड होते हैं और सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनमें सबसे ज्यादा फेमस और यूज किया जाने वाला प्रोटेक्ट ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। गोरिल्ला ग्लास बनाने वाली कंपनी कॉर्निंग कभी ये नहीं कहती कि हमारे ग्लास में स्क्रैच नहीं आएगा। ये ग्लास काफी हद तक आपके डिस्प्ले में स्क्रैच आने से रोकता है, लेकिन बिल्कुल भी स्क्रैच ना आए ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको हार्डनेस स्केल के बारे में जानना होगा। इसमें 0 से 10 नंबर तक हार्ड मटेरियल होते हैं। 0 का मतलब कम हार्ड और 10 का मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वाली चीज, जैसे डायमंड। गोरिल्ला ग्लास 6.5 नंबर तक हार्ड मटेरियल को झेल सकती है, यानी कि 6.5 के ऊपर के मटेरियल से स्क्रैच आ जाता है, जैसे रेत के कण से आसानी से स्क्रैच आ जाता है। लेकिन 6.5 से नीचे वाले मटेरियल जैसे चाबी और सिक्के से स्क्रैच नहीं आता। ये ग्लास स्क्रैच रेसिस्टेंट होते हैं, ना कि स्क्रैच प्रूफ। ये सारे ग्लास मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, टीवी, यहाँ तक कि कार में भी देखने को मिल जाता है। सही पकड़े हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6, इनमें 6.5 तक का हार्डनेस मिलता है। बस टाइम के साथ ग्लास पहले से और पतले होते जा रहे हैं, जो स्मार्टफोन्स के लिए अच्छा है। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के बाद जो प्रोटेक्ट ग्लास है वो ड्रैगन ट्रेल है। ये एक जापानीज कंपनी आशी के तरफ से आने वाला एक ग्लास है। ये ग्लास गोरिल्ला ग्लास जितना चर्चित तो नहीं है, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से काफी मिलती जुलती तकनीक है और उस जितना ही मजबूत होता है। और इस ग्लास का यूज ज्यादातर स्मार्टफोन्स में ही किया जाता है। अच्छा, इसमें हार्ड और पतले कांच की परत का यूज किया जाता है, जो कि स्क्रीन को रगड़ और खरोच से बचाती है। तीसरा ग्लास है जो वो हाल ही में नए टाइप्स के ग्लास के रूप में उभरा है, जिसे पांडा ग्लास के नाम से जाना जाता है। ये मूल रूप से तुंगसू ग्रुप द्वारा बनाया जाता है, जो बीजिंग, चीन में है।
जिसका यूज मुख्य रूप से स्मार्टफोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कवर ग्लास के रूप में किया जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये गोरिल्ला ग्लास का एक अच्छा विकल्प है। पांडा ग्लास को आपके फोन की स्क्रीन को शटरिंग से बचाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी हुई है, पर प्रतिरक्षा में नहीं। ये थोड़ी कम कीमत पर आपके डिवाइस को महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी गोरिल्ला ग्लास से कम है। बात तो सही है। बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड वर्तमान में अपने प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस को कम करने के लिए पांडा ग्लास का यूज कर रहे हैं। जेनसेशन ग्लास एक रासायनिक रूप से मजबूत लिथियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट ग्लास है, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कवर के रूप में किया जाता है। ये जर्मनी कंपनी शॉर्ट द्वारा बनाया जाता है। ये ग्लास को हल्का, टिकाऊ, अल्ट्रा फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और हाईएस्ट क्वालिटी का बनाने के लिए ग्लास तकनीक में लेटेस्ट इनोवेशन का यूज करता है। ये बहुत काम का ग्लास है, खासकर फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए। अरे वाह। उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के कंपेयर में इस ग्लास में 20% ज्यादा झुकने की शक्ति है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज्यादा टिकाऊ बनाता है। सिर्फ उद्योग विशिष्ट वैज्ञानिक ही टेस्ट से साबित कर सकते हैं कि कौन सा ग्लास सबसे अच्छा है। तो इन तरीकों से आप डिस्प्ले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ओलियोफोबिक कोटिंग से आप अपने फोन की स्क्रीन को खराब और गंदा होने से भी बचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फोन को गंदे या चिकने हाथों से यूज करते टाइम उसकी स्क्रीन गंदी हो जाती है। ऐसे में अगर आपके फोन की स्क्रीन ओलियोफोबिक कोटिंग से कवर है तो इस समस्या से बचा जा सकता है। इन सभी को एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है। तो आपने देखा कि स्मार्टफोन कंपनी इस तरह से डिस्प्ले को मजबूती देकर काफी हद तक डैमेज होने से बचाती है। नाइस। पर आपको एक और काम करना चाहिए। आपको एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगवाना चाहिए। इसकी वजह से आपका डिस्प्ले कई बार स्क्रैच और टूटने से बच जाएगा। ये तो थी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात। अब बात करते हैं डिस्प्ले की रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन का मतलब होता है डॉट्स या पिक्सल की संख्या जो एक इमेज में होती है, या फिर जो कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी या अन्य डिस्प्ले डिवाइसेस में दिखती है। इन डॉट्स की संख्या हजारों या लाखों में होती है, और जितनी ज्यादा इसकी संख्या होगी उतनी अच्छी इमेज की क्वालिटी और क्लियरिटी होगी। कंप्यूटर मॉनिटर्स में रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि डिवाइस कितनी संख्या में पिक्सेल्स को अपने डिवाइस में दिखा सकता है। इसे हॉरिजॉन्टल डॉट्स की संख्या और वर्टिकल डॉट्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। जैसे 800 गुना 600 रेजोल्यूशन का मतलब है कि डिवाइस अपने अक्रॉस में 800 पिक्सेल्स और डाउन में 600 पिक्सेल्स दिखाता है। तो अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो कुल मिलाकर स्क्रीन 4,80,000 पिक्सेल्स दिखाता है। कुछ साधारण कंप्यूटर मॉनिटर का रेजोल्यूशन इस तरीके का है, जो है 1366 गुना 768, दूसरा है 1600 गुना 900, तीसरा है 1920 गुना 1080, चौथा है 2560 गुना 1440 और पांचवा है 3840 गुना 2160। इसे 4K रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। टीवी में भी रेजोल्यूशन एक जैसा ही होता है, लेकिन इसे अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। टीवी पिक्चर क्वालिटी पिक्सेल्स की संख्या से ज्यादा पिक्सल डेंसिटी पर ध्यान देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो टीवी की पिक्चर क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि पर यूनिट एरिया में पिक्सल की संख्या कितनी है। पिक्सेल्स की कुल संख्या से इसे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए टीवी रेजोल्यूशन को पिक्सल पर इंच PPI या P में एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे साधारण टीवी रेजोल्यूशन है 720p, 1080p और 2160p है, और इन सभी टीवी के रेजोल्यूशन को हाई रेजोल्यूशन माना जाता है। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी में कई अलग टाइप्स के डिस्प्ले रेजोल्यूशन का यूज किया जाता है। आमतौर पर हमारे मोबाइल फोन्स में 720p या 1080p का डिस्प्ले रेजोल्यूशन का यूज किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले 720p डिस्प्ले में 1280 गुना 720 का रेजोल्यूशन मिलता है, और इसे आमतौर पर HD या HD रेडी रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद 1080p डिस्प्ले में 1920 गुना 1080 का रेजोल्यूशन मिलता है, और इसे FHD या फुल HD रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। 1440p डिस्प्ले में 2560 गुना 1440 का रेजोल्यूशन मिलता है, और इसे QHD या क्वाड HD रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस तरह का डिस्प्ले हमें गेमिंग मॉनिटर्स और हाई एंड स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। 1440p में 720p HD के मुकाबले 4 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है। कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स में क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन का भी यूज किया जाता है, जिसका रेजोल्यूशन 1960 गुना 1440 रहता है।
और 4K या 2160p डिस्प्ले में 3840 गुना 2160 का रेजोल्यूशन मिलता है और इसे 4K UHD या अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। यह एक काफी बड़ा डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है और इसका यूज प्रीमियम टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में किया जाता है। 2160p को 4K कहा जाता है क्योंकि इसकी विड्थ 4000 पिक्सेल्स के करीब होती है और 1080p डिस्प्ले के मुकाबले 4K डिस्प्ले में 4 गुना ज्यादा रेजोल्यूशन होता है। अंत में 8K या 4320p में 7680 गुना 4320 का रेजोल्यूशन मिलता है और इसे 8K कहा जाता है और इसमें फुल HD रेजोल्यूशन के मुकाबले 16 गुना ज्यादा पिक्सेल्स होते हैं। आपको इस टाइप के डिस्प्लेस सैमसंग और LG के महंगे टीवी में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर 8K वीडियो को रेंडर कर पाता है या नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम लोअर रेजोल्यूशन स्क्रीन में हाई रेजोल्यूशन वीडियो देख सकते हैं, जैसे 720p टीवी में 1080p की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, हम 720p टीवी में 1080p की वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डिवाइस का स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, आप उसमें कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वीडियो रेजोल्यूशन ज्यादा हो या कम। हालांकि आप जो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर उसका रेजोल्यूशन आपके डिस्प्ले के रेजोल्यूशन से ज्यादा है, तब आपका डिवाइस उस वीडियो के रेजोल्यूशन को कम कर देता है और आपके डिवाइस के रेजोल्यूशन के बराबर कर देता है। इस प्रोसेस को डाउन सैम्पलिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप एक 4K रेजोल्यूशन के वीडियो को 720p स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तब आपको वो वीडियो भी 720p रेजोल्यूशन में ही दिखेगा क्योंकि आपके डिस्प्ले स्क्रीन का रेजोल्यूशन उतना ही है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट रेशो की। तो इसका यूज सबसे पहले मोशन पिक्चर्स में किया जाता था। इससे ये समझ में आता था कि उस पिक्चर की लंबाई के हिसाब से चौड़ाई कितनी है। शुरुआत की मूवीज में 4:3 एस्पेक्ट रेशियो होता था और फिर इसे टीवी और शुरू के कंप्यूटर डिस्प्लेज में इसका यूज किया गया। मोशन पिक्चर का एस्पेक्ट रेशियो बहुत तेजी से बदलकर विड्थ स्क्रीन में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये था कि मूवीज को जब टीवी में दिखाया जाता था तब उसे क्रॉप करना पड़ता था या फिर इमेजेस को दूसरी तरह से मैनिपुलेट करके टीवी स्क्रीन में फिट किया जाता था। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे सुधार हुआ, तब टीवी और मॉनिटर में वाइड स्क्रीन डिस्प्ले का यूज होना शुरू हो गया। शुरुआती टाइम में वाइड स्क्रीन का मतलब था कोई भी डिस्प्ले जिसका विड्थ 4:3 से ज्यादा होता था उसे वाइड स्क्रीन कहा जाता था। लेकिन बाद में 16:10 रेशो का यूज होने लगा और फिर कुछ टाइम बाद 16:9 रेशो का यूज होने लगा। आज के टाइम में सभी कंप्यूटर मॉनिटर्स और टीवी वाइड स्क्रीन में ही अवेलेबल हैं। 2010 तक वाइड स्क्रीन कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए 16:10 रेशो सबसे पॉपुलर एस्पेक्ट रेशो हुआ करता था। HD टीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद HD रेजोल्यूशंस जैसे 720p और 1080p का यूज होने लगा और तब से 16:9 ही HD स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशो बन गया। कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी या इमेजेस में जब हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादा रेजोल्यूशन का यही मतलब है कि डिस्प्ले और इमेज की क्लैरिटी और क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होगी। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा रेजोल्यूशन होने से हमेशा ही अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये इस पर भी निर्भर है कि इसे कौन सी कंपनी बनाती है। जैसे कि एप्पल और सैमसंग का 1080p के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले कई अन्य कंपनी के 2K या 4K रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले से ज्यादातर बढ़िया होता है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि ज्यादा रेजोल्यूशन में ज्यादा अच्छी क्लैरिटी और क्वालिटी मिल सकती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन क्या होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में। हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो फोन की स्क्रीन का साइज और पैनल पर ध्यान देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्क्रीन के रिफ्रेश रेट की भी अहमियत बढ़ गई है क्योंकि स्मार्टफोन मेकर कंपनियां अब रिफ्रेश रेट पर भी फोकस कर रही हैं और फोन में रिफ्रेश रेट को खूब हाईलाइट भी किया जाता है। लेकिन काफी कम लोगों को मालूम होगा कि आखिर रिफ्रेश रेट होता क्या है। दरअसल रिफ्रेश रेट एक तरह से रेंडर टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। जैसे कोई डिस्प्ले वाला डिवाइस एक डिसाइडेड टाइम में जितनी बार किसी ग्राफिक्स या इमेज को प्रोसेस करता है, उसे ही रिफ्रेश रेट माना जाता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। टेक्निकली बात करें तो 1 सेकंड में फ्रेम को रिफ्रेश करने के प्रोसेस को ही रिफ्रेश रेट कहते हैं। ठीक है। आमतौर पर स्मार्टफोन या टीवी में 60 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज का यूज किया जाता है। सही पकड़े हैं। ज्यादा रिफ्रेश रेट के लिए हाई परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर जरूरी होता है, जिससे डिस्प्ले का जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा, डिस्प्ले उतना ही अच्छा स्मूथ चलेगा, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। अब ये हाई रिफ्रेश रेट के फायदे क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन या फिर टीवी में स्पोर्ट्स या एक्शन सीन्स को ज्यादा बेहतर ढंग से देखा जा सकता है। फ्रेम जितनी तेजी के साथ रेंडर होंगे, डिस्प्ले उतना ही स्मूथ लगेगा। साथ ही शानदार स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। साधारण शब्दों में कहें तो फोन और टीवी में लैग होने की दिक्कत नहीं होती है। वहीं अगर वीडियो को स्ट्रीम करेंगे तो हैवी ग्राफिक्स वाले गेम्स को स्मूथ कर पाएंगे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्रीन स्मूथ चलती है। स्क्रीन में फ्रेम अटकते हुए नहीं दिखते। यूजर एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। स्क्रीन का विजुअल साफ और क्लीन होता है। कोई भी गेम खेलने में स्क्रीन लैग नहीं होती है। आपने देखा कि हाई रिफ्रेश रेट के कितने फायदे हैं, लेकिन आपको फायदों के साथ नुकसान का भी पता होना चाहिए। हाई रिफ्रेश रेट से फोन की बैटरी ज्यादा लगती है, क्योंकि स्क्रीन में पर सेकंड ज्यादा फ्रेम चलते हैं, जिससे स्क्रीन को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है और बैटरी की खपत भी ज्यादा होती है। पर आजकल के फोन की बैटरी इतनी बड़ी होती है कि हमारी डेली लाइफ में बैटरी का कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। सही बात। इसके अलावा डिस्प्ले या स्क्रीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिफ्रेश रेट काम कैसे करता है। नहीं, दरअसल रिफ्रेश रेट हमारी स्क्रीन पर सीधे अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए हमारी स्क्रीन को इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि इसे सीपीयू या प्रोसेसर से मिलती है। हमारा सीपीयू या प्रोसेसर प्रोसेस करता है कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम को चलना है। उसके बाद ये निर्देश स्क्रीन को भेजता है और स्क्रीन को जितनी कैपेसिटी होती है वो उसके अनुसार 1 सेकंड में उतने फ्रेम को रिफ्रेश कर देती है और इस तरह से रिफ्रेश रेट काम करता है। अच्छा। डिस्प्ले में जितना अहम रोल रिफ्रेश रेट का है, उतना ही टच सैंपलिंग रेट का भी है। टच सैंपलिंग रेट मतलब 1 सेकंड में डिस्प्ले कितनी बार टच इनपुट को रीड करती है। आपने कभी सोचा है कि बिना कीपैड और बटन के सिर्फ स्क्रीन पर उंगली लगा देने से ही स्मार्टफोन कैसे काम करता है? अरे कहना क्या चाहते हो? इस पूरे प्रोसेस में टच सैंपलिंग रेट का बड़ा अहम रोल है। स्मार्टफोन्स की स्क्रीन हर 1 सेकंड में कई बार खुद को रिफ्रेश करके ये पता लगाती है कि उसे टच किया गया है या नहीं। किसी फोन की डिस्प्ले 1 सेकंड में 60 बार तो किसी की 1 सेकंड में 120 बार ऐसा करती है। प्रत्येक सेकंड में कई बार किए जाने वाले स्क्रीन के इस प्रोसेस को ही टच सैंपलिंग रेट कहा जाता है। जैसे 1 सेकंड में 60 बार टच सेंस करना मतलब 16.6 माइक्रो सेकंड में 1 टच। अगर इसी तरह से सैंपलिंग रेट 60 हर्ट्ज से बढ़ाकर 120 हर्ट्ज कर दें तो स्क्रीन हर एक टच को 8.33 माइक्रो सेकंड में सेंस यानी रीड करेगा। जितनी तेजी से और जितनी बार डिस्प्ले रिफ्रेश होकर टच को सेंस करेगी, उतने ही ज्यादा चांस होंगे कि डिस्प्ले से कोई भी उंगली का टच मिस ना हो। और जितनी तेजी से डिस्प्ले आपके टच को महसूस करेगी, उतनी ही तेजी से वो रिस्पॉन्स भी करेगी। नाइस। अब स्मार्टफोन में टच सैंपलिंग रेट का क्या फायदा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फोन स्क्रीन को टच करके कोई भी कमांड देने के प्रोसेस में टच सैंपलिंग रेट का बड़ा महत्व है। अरे वाह। फोन डिस्प्ले की टच सैंपलिंग रेट जितनी फास्ट होगी, उतनी ही तेजी से टच का रिस्पॉन्स मिलेगा। स्क्रीन टच करके कमांड देने और उसका फीडबैक आने में जितना कम टाइम लगेगा, आपको फोन उतना ही फास्ट महसूस होगा। वहीं अगर टच सैंपलिंग रेट कम होगा तो डिस्प्ले को टच करने के बाद कुछ भी ओपन होने और फीडबैक आने में थोड़ा टाइम लगेगा और महसूस होगा कि फोन स्लो चल रहा है। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट समझ में आ गया होगा और इन दोनों में क्या अंतर है ये भी पता चल गया होगा। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इन सब के बाद डिस्प्ले में एक और इम्पोर्टेंट चीज है और वो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस। अच्छा। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस एक मेन पहलू है जो फोन के परफॉर्मेंस को देखते हुए दिखाई देता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस आमतौर पर लक्स या निट्स में मापी जाती है। ये लाइट्स की इंटेंसिटी का माप है। एक हाई निट्स या लक्स रेटिंग का मतलब है एक शानदार परफॉर्मेंस। स्मार्टफोन में ब्राइटनेस को आमतौर पर निट्स में मापा जाता है। बजट स्मार्टफोन के लिए 300 निट्स एवरेज ब्राइटनेस होते हैं। ठीक है। 400 से ज्यादा निट्स की रेटिंग सनलाइट में डिसेंट इजीनेस बनाती है। ठीक है। जबकि 600 निट्स या उससे ऊपर की निट्स को अच्छा माना जाता है। और अब तो 1000 निट्स से ऊपर के स्मार्टफोन भी मार्केट में पाए जाते हैं। अच्छा। निट्स और लक्स दोनों माप अलग अलग हैं। जैसे निट्स मापता है कि लाइट सोर्स कितना ब्राइटर है, मतलब आपके फोन के डिस्प्ले द्वारा इमिटेड लाइट, और लक्स मापता है कि किसी चीज से कितनी लाइट रिसीव्ड होती है। तो गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए कंटेंट्स ऑन द वे हैं।
once more, once more, once more.